है कार्डियोथोरेसिक सर्जरी में पार्ट दैट इज़ अबाउट द कार्डियक सर्जरी। तो उसमें से यूक्यूज़ आए हुए हैं सबसे पहले कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ से। इसको हम मेडिसिन में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम जस्ट जो टॉपिक लिखा हुआ है बुक से उसको रीड आउट करेंगे और इन यूक्यूज़ को सॉल्व कर लेंगे। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ 70 ईयर्स ओल्ड पर्सन कंप्लेन्स ऑफ चेस्ट पेन, ब्रेथलेसनेस एंड फटीग। उसको पेन है, सांस नहीं उसे लिया जा रहा और ही इट इज़ अफेक्टिंग हिज डेली रूटीन। तो वो बता रहे हैं आपको सस्पेक्ट हो रहा है कि इसको इस्कीमिक डिजीज़ है। आप क्या इन्वेस्टिगेशंस ऑर्डर करेंगे और उन इन्वेस्टिगेशंस की बेसिस पे इंडिकेशंस ऑफ कोरोनरी बाईपास सर्जरी आपने लिखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट। तो जो हार्ट है उसको ब्लड मिलता है किस तरह से, राइट और लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरीज से, जो कि किसकी ब्रांचेस होती हैं, एओर्टा की। एज यू कैन सी हेयर ये असेंडिंग एओर्टा निकल रहा है और इसके निकलने से ही क्या निकल रही हैं, अंदर से निकल रही हैं। जैसे ही वो निकल रहा है तो सबसे पहले जो उसकी ब्रांचेस होती हैं वो होती हैं राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, तो वो बताते हैं जो एओर्टिक रूट होती है ना, मतलब कि एओर्टा की जहाँ से निकलता है एओर्टा आगे, उसकी जो रूट होती है वहाँ पे क्या होता है, 3 डायलिटेशंस होती हैं। ठीक है, लाइक ये एओर्टा निकल रहा है ना, तो उसमें 3 डायलिटेशंस होंगी, 1 2 3। उनमें से उनको हम कहते हैं एओर्टिक साइनसेस। ठीक है, इनमें से जो 2 साइनसेस होते हैं वो बनाते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी, एज यू कैन सी हियर। अब जो राइट कोरोनरी आर्टरी होती है उसका कैलिबर जो है वो लेफ़्ट से ज़्यादा होता है और लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी आगे जाके 2 ब्रांचेस देती है। एक सर्कमफ्लेक्स ब्रांच जो कि इस तरह से सर्कल बना के पीछे की तरफ चली जाती है, और एक लेफ़्ट एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, एज यू कैन सी हियर। ठीक है, दिस इज़ द लेफ़्ट एंटीरियर जो है ना इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, मतलब कि दोनों वेंट्रिकल्स के दरम्यान में होगी। और सबसे ज़्यादा जो डिस्कस की जाती है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में वो यही है, लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पैराग्राफ में आपको ये बताया हुआ है कि हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है, जो हमने पिक्चर की फॉर्म में देख लिया है कि लेफ़्ट और राइट कोरोनरी आर्टरीज होती हैं जो एओर्टिक रूट से निकलती हैं, एओर्टिक साइनसेस होते हैं वहाँ से। और जो राइट कोरोनरी आर्टरी है उसका कैलिबर ज़्यादा होता है, लेकिन लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी सर्कमफ्लेक्स आर्टरी बनाती है और इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी बनाती है। उसके बाद कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की सबसे पहले पैथोफिजियोलॉजी आ जाती है। वो आपको पता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस होता है विच इज़ प्रोग्रेसिव ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरीज। रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, यू नाउ दैट कोरोनरी आर्टरीज क्यों बंद हो जाती है, एज ज़्यादा होने की वजह से, जेंडर ज़्यादातर मेल्स में कॉमन है, हाइपरलिपिडीमिया, डायबिटीज़ की वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से, स्मोकिंग, फैमिली हिस्ट्री, ओबेसिटी, फ़िज़िकल एक्टिविटी ना होने की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस होगी एंड अल्टीमेटली कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, ऑब्वियसली क्योंकि कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गई है तो ऑक्सीजन नहीं जाएगा, कोरोनरी आर्टरी को ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तो पेशेंट को पेन होगी। उसके बाद जो है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक हो जाएगा और हार्ट फेलियर हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशंस आप मेडिसिन में पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल से कि ईसीजी होती है, इकोकार्डियोग्राफी होती है, कार्डियक एंजाइम्स होते हैं, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट होता है, थेलियम स्कैन्स होते हैं, एंजियोग्राफी होती है। एंजियोग्राफी क्या है, इट इज़ एन इन्वेसिव टेक्निक जिसमें क्या होता है, कैथेटर पास करते हैं इनटू द हार्ट थ्रू द फेमरल और रेडियल आर्टरी। जब कैथेटर चला जाता है अंदर तो फिर हम उसके अंदर डाई इंजेक्ट करते हैं और डाई जो है वो जहाँ जहाँ जाता है उसकी हम इमेजेस ले लेते हैं। जहाँ पे भी ऑब्स्ट्रक्शन होगी वहाँ पे जाके वो डाई अटक जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि ये जो है ना यहाँ पे ओक्लूजन हुई हुई है, उसकी साइड का पता चल जाएगा। दिस इज़ एंजियोग्राफी। ट्रीटमेंट आपको पता है कि क्योंकि वहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एंटी प्लेटलेट्स, एंटी हाइपरटेंसिव,
एंटी हाइपरलिपिडीमिया जो ड्रग्स हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं, उनको कंट्रोल करेंगे जो मॉडिफाइबल हैं। ड्रग्स जो है हम डिटेल से मेडिसिन में डिस्कस कर चुके हैं। सर्जरी हमारा यहाँ पे जो है ना मेन कंसर्न है। इसमें से आपको पता है परक्यूटेनियस ट्रांस कोरोनरी एंजियोप्लास्टी होती है, जिसको हम आम जुबान में जो कहते हैं दिल में स्टंट डालना है। तो स्टेंट इज़ पास थ्रू द कैथेटर और फिर वहाँ पे जाके वो बलून होता है उसको डायलेट कर जाते हैं, तो वो जो नैरोइड वेसल होती है वो खुल जाती है। दिस इज़ मिनी इन्वेसिव टेक्निक। लेकिन मसला ये है कि वो आहिस्ता आहिस्ता करके वो स्टेंट दोबारा से मतलब आहिस्ता आहिस्ता करके क्या होगा, वो दोबारा से स्टेनोसिस कर सकता है। दूसरा जो ऑप्शन है सर्जरी में वो वी हैव द कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। ठीक है, जहाँ पे भी ऑब्स्ट्रक्शन होगी हम एक अलग से रास्ता बना देंगे, क्योंकि वहाँ पे तो ब्लड सप्लाई जा ही नहीं रही। तो जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगी हम उसके डिस्टल जो है ना क्या करेंगे, एक अलग से कोई रास्ता बना देंगे, ग्राफ्ट लगा देंगे, जिसमें वी हैव द ट्रेडिशनल कोरोनरी बाईपास ग्राफ्ट, ऑफ पंप कोरोनरी आर्टरी बाईपास, मिनिमल इन्वेसिव डायरेक्ट कोरोनरी आर्टरी बाईपास, रोबोटिक और टोटल एंडोस्कोपिक कोरोनरी आर्टरी बाईपास। कार्डिक कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट हम कब यूज़ करते हैं, कब हम ग्राफ्ट लगाएंगे, उसकी इंडिकेशंस आपको आनी चाहिए कि अगर लेफ़्ट आर्टरी जो है, लेफ़्ट जो आर्टरी हमने देखी है कोरोनरी आर्टरी, उसकी मेन स्टेम मतलब जहाँ से उसकी ब्रांचेस निकलनी है अभी उससे पहले पहले वो 50% से ज़्यादा ऑक्लूड हो गई है। यहाँ पे जो लेफ़्ट एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी है वो 78% से ज़्यादा स्टेनोसिस हो गई है। यह ट्रिपल वेजल डिजीज़ है, मतलब तीनों मेन कोरोनरी आर्टरीज जो हैं वो ब्लॉक है। पुअर वेंट्रिकुलर फंक्शन एसोसिएटेड विद द कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। तो इन केसेस में हम क्या करेंगे, बाईपास ग्राफ्ट, मेन स्टेम, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ट्रिपल वेसल डिजीज़। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं इसकी कि बहुत छोटी छोटी वेजल्स आर्टरीज जो हैं ब्लॉक हैं, हार्ट फेलियर हो चुका है, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, अभी अभी हार्ट अटैक रिसेंट हुआ था 8 आवर्स के अंदर, मॉरिबंड पेशेंट्स आफ्टर रिससिटेशन। ये कॉन्ट्रा इंडिकेशंस और इंडिकेशंस थे। तो यहाँ पे हमने जिस सर्जिकल प्रोसीजर की डिटेल देखनी है ना, वो हमारे पास है कार्डियोपल्मोनरी बाईपास सर्जरी। तो इसमें जो है सबसे पहले ऑब्वियसली इसमें हमने हार्ट को पूरा सामने ले के आना है और फिर हमने सर्जरी करनी है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेस्ट को ओपन करेंगे, एक इंसिजन देंगे स्टर्नम के ऊपर, तो जिसको कहते हैं मीडियन स्टर्नोटमी इंसिजन, जिससे हम स्टर्नम को खोलते हैं। तो स्टर्नम को खोलेंगे और सारा आगे हार्ट होगा। तो ये हमने काम करना होता है। और दूसरा हमारा ये होता है कि हमने ग्राफ्ट लेना होता है। अब ग्राफ्ट जो हमने लगाना है वो वीनस भी हो सकता है, आर्टीरियल भी हो सकता है। वीनस ग्राफ्ट में दो तरह के होते हैं, दो तीन तरह के, मतलब लॉन्ग सेफनस वेन हो सकती है, शॉर्ट सेफनस वेन हो सकती है, या सेफेलिक वेन हो सकती है। कॉमनली जो यूज़ की जाती है वो लॉन्ग सेफनस वेन होती है। दूसरा आर्टीरियल ग्राफ्ट है, जिसमें हम आर्टरी लेते हैं। आर्टरी कौन सी होती है, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, ठीक है, और इंटरनल मेमोरी आर्टरी। इंटरनल थोरेसिक और इंटरनल मेमोरी आर्टरी, ये हमारे आर्टीरियल ग्राफ्ट्स हैं, ठीक है। तो ग्राफ्ट हमने प्लेस करना होता है। तो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर उन्होंने बताया हुआ है, लेफ्ट इंटरनल थोरेसिक आर्टरी हैज़ बीन प्लेस्ड टू लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे ब्लॉकेज थी, तो हमने क्या करना है, डिस्टल टू ऑब्स्ट्रक्शन ग्राफ्ट प्लेस करना है।
यहाँ पे अब यहाँ से जो ब्लड है वो पास नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो हमने एक सेपरेट पाथ बनाना है जिसमें हम क्या करेंगे कि ये देखें, इसकी जो ब्रांच ऊपर से निकल रही है, इस लेफ़्ट इंटरनल थोरेसिक आर्टरी के साथ हमने क्या किया है, ग्राफ प्लेस किया है टू दिस इज़ लेफ़्ट इंटरनल थोरेसिक आर्टरी हैज़ बीन प्लेस टू लेफ़्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ठीक है। इसके अलावा हमने सेफनेस वेन ग्राफ्ट लगाया हुआ है टू सर्कमफ्लेक्स मार्जिनल एंड राइट कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है। ये देखें, सेफनेस ग्राफ्ट जो है वो लगाया हुआ है कहाँ पे, राइट कोरोनरी आर्टरी के साथ, और सेफनेस ग्राफ्ट लगाया हुआ है टू द सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। तो ये इस तरह से हमारा जो है बाईपास जो है ना हमने एक बनाना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ग्राफ्ट ले लिए हमने, और दूसरा हमने मीडियन स्टेनोटमी इंसिजन दे दिया हुआ है। ग्राफ्ट्स हमारे पास पड़े हुए हैं। फिर हमने कार्डियोपल्मोनरी बाईपास की इस्टेब्लिशमेंट करनी है, ठीक है। ये जो हमने सर्जरी हार्ट के ऊपर करनी है, ये इस तरह नहीं करनी कि हार्ट काम कर रहा है, पंप कर रहा है ब्लड को, और हम साथ साथ हार्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। नहीं, हार्ट को हमने थोड़ी देर के लिए स्टॉप करवाना है, और ये समझ लें कि बाहर से हमने एक आर्टिफिशियल पाथवे बनाना है ताकि वो ऑक्सीजनेशन वाला काम जो है ना वो होता रहे, ठीक है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हम लेंगे राइट एट्रियम से, उसको एक बाहर से मशीन होगी ऑक्सीजनेटर, उसमें ऑक्सीजनेट करवाएंगे, और फिर असेंडिंग एओर्टा में जो है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हम पास कर देंगे। मतलब बाईपास मींस कि अब हमारा जो ब्लड है वो हार्ट में नहीं जाएगा। मतलब नॉर्मल तो ये होता है ना, राइट एट्रियम से राइट एट्रियम से लेफ़्ट राइट वेंट्रिकल, फिर लंग्स में जा रहा था, फिर लंग्स से ऑक्सीजनेट होके लेफ़्ट एट्रियम में आ रहा था, फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल, फिर असेंडिंग एओर्टा से पूरी बॉडी में जा रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने हार्ट में ब्लड भेजना ही नहीं है, हम राइट एट्रियम से ब्लड ले लेंगे, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसको हम बाहर एक मशीन होगी ऑक्सीजनेटर, उसमें डालेंगे, वो उसको ऑक्सीजनेट करेगा, और हम उसको ऑक्सीजनेट करके तो डिसेंडिंग जो असेंडिंग एओर्टा है उसके अंदर फेंक देंगे, और डिसेंडिंग एओर्टा पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर देगा। मतलब हार्ट काम नहीं करेगा, हार्ट की जगह बाहर एक हमारी मशीन होगी, हार्ट लंग मशीन, वो सारा काम कर रही होगी। तो इसलिए कहते हैं इन दिस वे ब्लड बाईपासिस द हार्ट एंड लंग। तो जो है ये हमारे बिल्कुल इट अलाउज द हार्ट एंड लंग्स टू बी आइसोलेटेड फ्रॉम द सिस्टमिक सर्कुलेशन। मतलब हमने भूल जाना कि हमारी बॉडी में कोई हार्ट भी है इस चीज़ के अंदर। तो फिर हमें हार्ट का काम ख़त्म करने के लिए हार्ट को पैरालाइज़ करना पड़ेगा, वो पंप नहीं करेगा बिल्कुल भी। तो पैरालाइज़ किस तरह करेंगे, हार्ट को एक जगह स्टॉप करने के लिए एक कार्डियोप्लेजिक सॉल्यूशन हम इस दौरान यूज़ करेंगे, ठीक है। और जो ब्लड हमने बाहर भेज रहे हैं ना, उसको ऐसे ही नहीं भेज देना, वो उसके अंदर क्लॉट बन सकता है, तो हमने उसको फुली हेपरानाइज करना होता है, हेपरिन डालनी होती है। अब हम इसके स्टेप्स देखते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है कि ये देखिए राइट एट्रियम से हमारा ब्लड जो है वो यहाँ पे आ रहा है, ऑक्सीजन उसके अंदर नहीं है, टू दिस मशीन, दिस इज़ हार्ट लंग मशीन ऑक्सीजनेटर, ठीक है। और फिर उसमें से ऑक्सीजनेट होके हमारा ब्लड जो है वो इन ट्यूब्स के थ्रू असेंडिंग एओर्टा में आ रहा है। ऑक्सीजन रिच ब्लड रिटर्न्स टू द बॉडी स्किपिंग द हार्ट एंड लंग्स, ठीक है। और दरमियान में हार्ट लंग मशीन क्या कर रही है, ऑक्सीजन ऐड कर रही है ब्लड में बिफोर इट रिटर्न्स टू द ब्लड बॉडी। तो ब्लड बाईपासेस हार्ट चैम्बर्स एंड लंग्स इन दिस प्रोसीजर, ठीक है। तो ये हमने सारा कुछ करना है, इसके हमारे डिफरेंट स्टेप्स होंगे जिसको हमने फॉलो करना होगा, और फिर हम ये सर्जरी परफॉर्म करेंगे कोरोनरी आर्टरी बाईपास, ठीक है, ग्राफ्ट। तो सबसे पहले स्टेप में क्या है कि आर्टीरियल कैन्यूला और वेनस कैन्यूला। सबसे पहले हमने आर्टीरियल कैन्यूला मतलब कि इसमें आर्टरी जो है ना, हमने असेंडिंग एओर्टा के अंदर एक कैन्यूला पास करना है, ठीक है। और एओर्टा को हमने क्रॉस कैम्प करना है प्रॉक्सिमल टू इंसर्शन ऑफ कैन्यूला, ठीक है, सो दैट द ब्लड डज नॉट रिगर्गिटेट इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल।
वो सिंपली ये कहते हैं कि हमारा जो है ना एक आर्टीरियल कैन्यूला है, एक वीनस कैन्यूला है। आर्टीरियल कैन्यूला में हम क्या करेंगे कि जो हमारा असेंडिंग एओर्टा है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसके साथ हमने इस कैन्यूला को लगा देना है, ठीक है। और ये पंप लगा देना है। पंप से ये होगा कि जो है ना उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा और वो तेज़ी के साथ जो है ना असेंडिंग एओर्टा में आएगा और पूरी बॉडी पे ब्लड सप्लाई करेगा। वो क्लैंपिंग का एक सीन कहते हैं कि हमने क्या करना है, जहाँ पे कैन्यूला डालना है उसके प्रॉक्सिमली मतलब यहाँ पे करके क्लैंप लगा देना है, ताकि जो ब्लड है ना वो अगर इसमें आ रहा है इतनी तेज़ी के साथ फ़्लो करके आ रहा है, तो ये नहीं है कि रीगर्जिटेट करके तो उसमें लेफ़्ट वेंट्रिकल में चला जाए। तो इस वजह से हमने यहाँ से उसको क्लैंप कर देना है, ठीक है। यहाँ से हमने उसको क्लैंप कर देना है ताकि वो ब्लड हार्ट में ना जाए। और दूसरा वीनस कैन्यूला है। वीनस कैन्यूला हम 2 लगाते हैं, एक सुपीरियर वेना कैवा में डालते हैं, एक इन्फीरियर वेना कैवा में। और यहाँ से वो जो है उसको भी हम पंप के साथ लगा देते हैं ताकि वहाँ से ब्लड जो है वो पंप करके इसमें जाए। डीऑक्सीजनेटेड है यहाँ पे, फिर वो ऑक्सीजनेट होगा ऑक्सीजनेटर में, हार्ट लंग मशीन में, और फिर ऑक्सीजनेट होके तो असेंडिंग एओर्टा में आएगा और असेंडिंग एओर्टा पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करेगा। ठीक हो गया। तो हमने सबसे पहले आर्टीरियल कैन्यूला सेट कर लिया और वीनस कैन्यूला सेट कर लिया। दरमियान में जो हार्ट है उसको हमने कैसे स्टॉप करके रखना है, हार्ट ब्लड के बगैर कैसे सरवाइव करता है, तो वो बताते हैं। हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ड्यूरिंग दिस ऑक्सीजन फ्री पीरियड। अदरवाइज़ अगर हम इसको स्टॉप नहीं करेंगे तो हार्ट काम करेगा तो उसको उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए होगी। हार्ट को हम रोक देंगे, उसको कोई ऑक्सीजन कुछ भी नहीं चाहिए होगा, वो स्टॉप रहेगा। तो 30 to 40 मिनट्स के लिए अगर हम उसको स्टॉप करके रखेंगे तो परमानेंट कार्डिक डैमेज से हम उसको बचा सकते हैं। तो कार्डियोप्लेजिक अरेस्ट हमने सबसे पहले करना है। जब हमने सीपीबी बाईपास कर लिया है ब्लड, तो फिर हमने क्या करना है, हार्ट को कंट्रैक्ट होने से बचाना है। तो हम कैसे करेंगे, हाइपरकैलेमिक सॉल्यूशन डाल देंगे कोरोनरी आर्टरी में। पोटेशियम बहुत ज़्यादा हाई जब जाएगा कोरोनरी आर्टरीज़ में तो हार्ट जो है वो डायस्टली में रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि पोटेशियम जब इतना ज़्यादा चला जाएगा तो उसकी वजह से मेम्ब्रेन जो है वो डीपोलराइज हो जाएगी। जब वो डीपोलराइज हो जाएगी तो डीपोलराइजेशन में हार्ट डायस्टली में फंस जाएगा। तो हम इस दौरान हार्ट पे सर्जरी कर सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन डिमांड हार्ट की हमने कम कर दिया। तो कार्डियोप्लेजिक अरेस्ट हमने करना है सिंपली हाइपरकैलेमिक सॉल्यूशन कोरोनरी आर्टरीज़ में डाल के, इतना सी बात याद रखनी है। फिर हाइपोथर्मिया, ठीक है। हाइपोथर्मिया इसलिए कि जितनी ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा जो है मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट होगी हार्ट की, ठीक है। तो हमने क्या करना है, उसका टेम्परेचर लो करना है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को कम करना है बॉडी का। तो उसके लिए हम कैसे करते हैं हाइपोथर्मिया, कैसे टेम्परेचर लो करते हैं, हम कोल्ड आइसोटोनिक क्रिस्टलॉइड जो है वो डाल देते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पे 10%। उसकी वजह से क्या होगा, मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। तो क्रिस्टलॉइड के साथ साथ हम टॉपिकल इरिगेशन करते हैं हार्ट की और पेरिकार्डियल सैक की विद कोल्ड सेलाइन, ठीक है। तो हम 2 घंटे के लिए फिर प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं। तो क्या चीज़ है, क्रिस्टलॉइड है ठंडे ठंडे, और ठंडे ठंडे जो है ना सेलाइन है। क्रिस्टलॉइड और सेलाइन जो है 4 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा ठंडा हमने डाल देना है, उससे हार्ट की जो है ना मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। फिर क्या है, इंटरमिटेंट क्रॉस क्लैंप फिब्रिलेशन। इसमें क्या करते हैं हम, एक स्मॉल इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, उसकी वजह से ना जब वो इलेक्ट्रिसिटी, समझ लें हार्ट को हमने बिजली का झटका देना है, ठीक है। तो उसके दौरान ना वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जो है वो एक किस्म की होना शुरू हो जाएगी झटके से, ठीक है। तो इस दौरान क्या होता है कि वो इतनी तेज़ी से हार्ट जो है वो करता है कि उसकी इजेक्शन नहीं होती, ठीक है। कि उसके अंदर ब्लड तो होगा, ब्लड हाँ होगा, लेकिन वो स्टिल रहेगा क्योंकि इतनी ज़्यादा है इलेक्ट्रिसिटी के वो एक जगह स्टिल हो गया, लेकिन उसके अंदर ब्लड है, ठीक है। तो हर 10 से 20 मिनट के बाद हमने वो एओर्टिक क्लैंप जो है उसको हमने रिमूव कर देना है ताकि
उस दौरान जो है वो बीट कर ले। दरमियान में हमने क्लैम्प फिट किया हुआ था कि हार्ट को इस्कीमिक रखा जाए। क्लैम्प से वो जगह बंद कर देनी है कि हार्ट को ब्लड सप्लाई ना जाए। और उस दौरान दरमियान में हमने 10 से 20 मिनट के बाद जो है उस क्लैम्प को थोड़ा सा खोलना है ताकि उसको दरमियान में एक बीट प्रोड्यूस हो जाए। दिस इज़ इंटरमिटेंट क्रॉस क्लैम्प फिब्रिलेशन। फिर है ये उसकी टाइप है कि आप जो है वो हार्ट को ना कभी कभार दरमियान में थोड़ा सा बीट करवा लो। एक होता है टोटल सर्कुलेटरी अरेस्ट, ठीक है। इसमें हम टेम्परेचर उसका जो है वो 15 to 18 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं। पूरी बॉडी का जो ऑर्गन्स होते हैं उन सब का मेटाबॉलिक रेट जो है वो कम हो जाता है ताकि उनको भी मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट कम हो, ठीक है। तो ये एक टोटल सर्कुलेटरी अरेस्ट। तो एक हमारे पास प्रोसीजर ये होता है कि हम पोटेशियम दे दें, दूसरा हम उसका टेम्परेचर रिड्यूस कर दें क्रिस्टलॉइड्स दे के, या ठंडे जो है वो कोल्ड सेलाइन या कोल्ड क्रिस्टलॉइड्स आइसोटोनिक। और तीसरा क्या था कि हम उसको स्मॉल इलेक्ट्रिकल चार्ज से जो है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन दे के स्टिल रखें, लेकिन ब्लडलेस ना रखें। और इसके अलावा क्या है कि हम पूरी बॉडी का जो टेम्परेचर है ना उसको डाउन कर दें, मेटाबॉलिक रेट उनका ताकि बहुत कम हो जाए और उनको चाहिए ही ना हो कुछ। और इसके अलावा जो है डिसकंटिन्यूशन ऑफ, जब हमने सारा प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया, ग्राफ्ट प्लेस कर दिया, तो फिर हम क्या करेंगे जो वीनस ब्लड है उसको सबसे पहले जो है मतलब करेंगे सिक्योर, ताकि वो जो ब्लड है वेन्स वाला, सुपीरियर वेना का इन्फीरियर वेना का, वो राइट एट्रियम में आ जाए। फिर उधर से हम आर्टीरियल वाला खोलेंगे ताकि ब्लड जो है वो हार्ट में आए और हार्ट में से होके फिर वो आर्टरीज़ के थ्रू ब्लड जाना शुरू हो जाए। या तो इस दौरान जब हम इसको खोल देते हैं कैन्यूला वगैरह रिमूव करके, या तो हार्ट खुद ब खुद रिमूव करना शुरू कर देता है, या फिर बाहर से हम जो है वो शॉक देते हैं ताकि हार्ट को पता चले हाँ मैंने अब कंट्रैक्ट करना है। और इस दौरान जो हमारे जो भी एसिडोसिस हुआ होता है ऑक्सीजन लेस स्टेट के अंदर, और जो मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज़ हुई होती हैं वो सब कुछ हमने करेक्ट करना होता है। और जो हमने हेपरिन दिया होता है ब्लड को, उसको रिवर्स करने के लिए हम प्रोटामीन सल्फेट देते हैं, ठीक है। और जो वो हमने कोल्ड सिचुएशन क्रिएट की होती है उसको हम रीवार्म करते हैं। क्लोजर आफ्टर डिसकंटिन्यूशन ऑफ सीपीवी, स्टर्नम को वो जो हमने खोला था स्टर्नोटमी दे के मीडियन वाली, उसको हमने दोबारा से बंद करना है बाय स्टील वायर्स, और स्किन को भी स्टिच बैक करना है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं इस दौरान कि वो जो हमने बाहर मशीन रखी हुई है हार्ट लंग मशीन वो ख़राब हो गई है, या ट्यूबिंग्स जो हैं वो हमने अटैच किए हैं वो टूट गई हैं। सर्ज हो सकता है अगर इन्फेक्शन अंदर चला गया, कोगुलोपैथी हो सकती है अगर फुली हेपेरानाइज नहीं किया हुआ, इंटेस्टाइनल इस्कीमिया हो सकता है, मायोकार्डियल डिप्रेशन हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन हो सकता है, पल्मनरी डिसफंक्शन हो सकता है, रीनल इम्पेयरमेंट हो सकता है। ऑफ पंप जो होता है उसमें मतलब इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इसमें हम ये वाला सर्किट नहीं बनाते। इसमें हम जो है एक स्पेशल डिवाइस होती है ऑक्टोपस, उसको जो है ना यूज़ करते हैं। इसमें कोई एज सच हमें हार्ट को स्टॉप वगैरह नहीं करना पड़ता। स्टेनोटमी दे के जो लोकलाइज्ड एरिया होता है जहाँ पे हमने ग्राफ प्लेस करना होता है वहाँ पे हम जस्ट उसको थोड़ा सा स्टॉप करते हैं, बाकी सारा हार्ट काम करता रहता है। इसको कहते हैं बीटिंग हार्ट सर्जरी, मतलब हार्ट जो है वो बीट कर रहा है लेकिन जिस जगह पे हमने काम करना है वहाँ पे बस थोड़ा सा उसको हमने स्टॉप करना होता है, ठीक है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? ब्लीडिंग, एरिथमियाज हो सकते हैं, पुअर कार्डिक आउटपुट हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शंस हो सकते हैं, वुंड इन्फेक्शन हो सकते हैं। ये सारे इसके जो है ना कॉम्प्लिकेशंस हैं। सो इन्वेस्टिगेशंस हम क्या क्या करते हैं? कोरोनरी एंजियोग्राफी इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड। इसके अलावा कार्डिक एंजाइम्स, ट्रोपोनिन टी एंड आई, CK-MB, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट, ECG, इकोकार्डियोग्राफी, रेडियो न्यूक्लियोटाइड स्टडी, कार्डिक MRI, PET स्कैन और CT स्कैन। Based on the indications of coronary bypass surgery, sphere left main stem artery stenosis, लेफ़्ट आर्टरी जो होती है उसकी मेन स्टेम अगर स्टेनोसिस हो, लेफ़्ट मेन जो इक्विवेलेंट डिजीज़ के अगर लेफ़्ट पेंडिकुलर फंक्शन इज़ इम्पेयर्ड,
ऑल थ्री मेन कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, ट्रिपल वेसल डिजीज़ जिसको कहते हैं, पुअर वेंट्रिकुलर फंक्शन एसोसिएटेड विद मल्टी वेसल डिजीज़, इन अनकॉम्प्लिकेटेड एक्यूट MI अगर हो, 50% स्टेनोसिस ऑफ लेफ्ट मेन स्टेम, और इसके अलावा लेफ़्ट एंटीरियर जो वेंट्रिकुलर आर्टरी है उसकी जो है वो ओक्लूजन हो जाए 75% से 78% से ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ये वाला, 70 ईयर्स ओल्ड फीमेल जो है उसको कोरोनरी आर्टरी बाईपास करने लगी है कंबाइंड विद द एओर्टिक वॉल्व सर्जरी एम्प्लॉइंग CPB बाईपास। तो इन दिस आर 10 पोटेंशली सीरियस कॉम्प्लिकेशंस जो कि पेशेंट को हो सकती हैं। इस दौरान तो आपने बतानी है रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जिसमें एक्यूट लंग इंजरी हो सकती है और हाइपरटेंशन हो सकती है। कार्डियोवास्कुलर में क्या हो सकती है, MI हो सकता है, एरिथमियाज, हार्ट ब्लॉक हो सकता है। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल में क्या हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है और इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंसेस हो सकते हैं जिसमें हाइपरग्लाइसीमिया है और हाइपोथर्मिया है। रीनल में रीनल फेलियर हो सकता है पोस्ट ऑपरेशन। GIT में स्प्लीनिक इस्कीमिया, हेपेटिक डिसफंक्शन, पैंक्रेटाइटिस हो सकता है। हीमेटोलॉजिकल में क्या हो सकता है, कोगुलोपैथी हो सकती है, प्लेटलेट डिसफंक्शन और अनीमिया हो सकता है। उसके बाद आ जाता है 60 ईयर्स ओल्ड फीमेल प्रेजेंट एमरजेंसी सफरिंग फ्रॉम चेस्ट पेन। तो उसका जो है वो ब्रेथलेसनेस, सिनकपी, शी इज सस्पेक्टेड सफरिंग फ्रॉम इस्कीमिक हार्ट डिजीज़। तो अब आपने बताना है कि हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट हर इंडिकेशंस ऑफ CPB। हमने क्वेश्चन कर लिया है ऊपर, सबसे पहला वाला जो था। देन इज़ 55 ईयर्स ओल्ड बिजनेस मैन है, ट्रिपल वेसल डिजीज़ है, उसने CP बाईपास करना है, तो आपने उसकी डिस्क्राइब करना है। सबसे पहले आप बताएंगे इट मीन्स दैट डीऑक्सीनेटेड ब्लड इज़ विड्रॉन फ्रॉम द राइट एट्रियम पास थ्रू द ऑक्सीजनेटर एंड पुश्ड बाय द पंप इनटू द असेंडिंग एओर्टा। इन दिस वे ब्लड bypasses द हार्ट एंड लंग। इट अलाउज द हार्ट एंड लंग टू बी आइसोलेटेड फ्रॉम द सिस्टमिक सर्कुलेशन। स्टेप्स आप बता देंगे। सबसे पहले हार्ट इज़ पैरालाइज्ड बाय कार्डियोप्लेजिक सोल्यूशन, blood is heparinized in CN median sternotomy, suprasternal notch to the lower end of the ZV sternum, हम इन CN देंगे। फिर venous cannula जो है इंसर्ट करेंगे राइट एट्रियम में। 2 separate venous cannula can be passed into inferior vena cava and superior vena cava. Arterial cannula is passed into ascending aorta and aorta is clamped proximal to insertion of cannula. This is connected with pump, ठीक है। उसके बाद हम वो हार्ट के आप बता देंगे किस तरह से आप उसको स्टॉप करते हो कार्डियोप्लेजिक सोल्यूशन दे के, उसको जो है हाइपरकलीमिया इंड्यूस करके, और इसके अलावा जो है आप उसको जो है वो ठंडा कोलाइड्स देते हो, कोल्ड कोलॉइड्स एंड जो है एल्ब्यूमिन। उसके बाद जो है आप क्या करते हो उसको, मतलब एल्ब्यूमिन कह रही हूँ, सेलाइन, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप क्या करते हो कि डिसकंटिन्यू कैसे करते हो, क्लैंप रिमूव करते हो, वेंटिलेशन अलो करते हो, फिर कोरोनरी आर्टरी रिक्वायर्स अ शॉक बाय डायरेक्ट करंट और sternum is approximated by steel wires and skin is also stitched. Acidosis and other abnormalities are corrected. इस वाले क्वेश्चन में इन्होंने पूछा हुआ है कि सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं, तो आप बताओगे परक्यूटेनियस कोरोनरी एंजियोप्लास्टी हो सकती है जिसमें स्टेंटिंग करते हैं, कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी हो सकती है, कार्डियोपल्मोनरी बाईपास। सो दीज आर द सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस। अब नेक्स्ट पार्ट से हम एओर्टिक वाला करते हैं। कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ का एक ही क्वेश्चन आया हुआ है, हम एओर्टिक एन्युरिज्म और डिसेक्शन करेंगे।